नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए प्यारे बच्चों, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि MCQ की सीरीज करवाई जाए, तो MCQ सीरीज भी लेकर आए आपके साथ और डिटेल में भी करवाएंगे, डिटेल में भी चलेंगे प्यारे बच्चों हम MCQ सीरीज के साथ। तो जैसे हमारे पास आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो ये है कि किसी वृक्ष की आयु को पता लगाने के लिए हमें क्या करते हैं कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है, यानी एज ऑफ ट्री हाउ वी कैन फाइंड आउट, यानी किसी भी वृक्ष की जो हमें एज निकालनी है वो कैसे निकालोगे। तो आपके पास पता है प्यारे बच्चों, नंबर 1 दिया हुआ है वॉल्यूम को गिनकर, नंबर 2 है वल्यों को गिनकर, नंबर 3 जड़ों को देखकर, नंबर 4 टहनियों को। लेकिन आपको पता है प्यारे बच्चों, हम किसको काउंट करते हैं? एनुलर रिंग, यानी जो वल्ले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एनुलर रिंग कहते हैं। तो एनुलर रिंग को गिनकर क्या पता की जाती है? एज ऑफ ट्री पता की जाती है। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं ये भी आप याद रखोगे कि एनुलर रिंग का या वार्षिक वल्यों का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है? वो किया जाता है प्यारे बच्चों डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर आपके पास अध्ययन किया जाता है, किस किस चीज का किया जाता है वो भी याद रखो कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में दो चीजों को याद रखना है कि वृक्ष की जो भी गतिविधियां हैं, वृक्ष के बारे में हम ज्ञान लेंगे, इनका अध्ययन करेंगे तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। दूसरा, वल्यों के लिए भी हम अध्ययन करेंगे तो भी किसमें? डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। तो ये था क्राइटेरिया किसको फाइंड आउट करने का? वृक्ष की आयु का पता लगाना। अब आता है नंबर 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे पास। नंबर दो क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती, कि जो ध्वनि तरंगें हैं वो यात्रा नहीं कर सकती। पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो साउंड है वो साउंड आपके पास किस तरीके से चलती है, किससे पैदा होती है। तो नंबर 1 आपको ये याद रखना है कि ध्वनि को पैदा होने के लिए सबसे रिक्वायर्ड चीज क्या होती है? वो है आपके पास कंपन। कि ध्वनि पैदा होने के लिए क्या चाहिए? तो ध्वनि को जनरेट करने के लिए वाइब्रेशन चाहिए, कंपन चाहिए, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है। दूसरा कि ध्वनि जब चलती है तो आपके पास मीडियम देखती है कि कौन से मीडियम में साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी आपके पास जिस मीडियम के कण नजदीक होंगे, माध्यम के कणों के गैप पर निर्भर करती है, कणों की दूरी पर निर्भर करती है कौन? आपकी साउंड। यानी जब भी आपके पास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आवाज जाएगी, ध्वनि जाएगी, तो वो किस पे निर्भर कर रही है? माध्यम के कणों की दूरी। इसका अर्थ है कि जिस माध्यम के कणों के बीच दूरी ना के बराबर है वो ठोस। तो ठोस में जो ध्वनि की चाल है वो ज्यादा होगी, किसकी बजाय? द्रव की बजाय। द्रव में ज्यादा होगी किसकी बजाय? गैस की बजाय। और गैस की ज्यादा होगी किसकी बजाय? निर्वात। यानी ध्वनि आपको सुनाई नहीं दे सकती, कौन सी जगह नहीं सुनाई देती? निर्वात में, यानी वहां पर कोई माध्यम नहीं है, वहां पे कोई वातावरण नहीं है। तो इसलिए याद क्या रखोगे कि निर्वात में। तो आपके पास ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती, किसमें यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात में। और अगर पूछा जाए कि ये आपकी ध्वनि तरंगें सबसे ज्यादा गमन करती है तो किस में करती है? आपके पास ठोस पदार्थ में। तो ठोस पदार्थ में इनका गमन सबसे ज्यादा, निर्वात में क्या होता है? सबसे कम। और मैंने ऑर्डर लिख दिया है, ये ऑर्डर घटता क्रम है ध्वनि के चलने का, ध्वनि की चाल का। ठोस से कम चाल होती है द्रव में, द्रव से कम होती है गैस में, और गैस से कम होती है किसमें? निर्वात में, ना के बराबर। अब आता है नंबर 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कि हमारे पास मक्खी किस जंतु संघ का प्राणी है, यानी आपके पास जो हाउस फ्लाई है वो किस फाइलम का एनिमल है। तो नंबर 1 आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा आपके पास एनिलिडा, मोलस्का और निमेटोडा, ये आपके पास किस तरह के जंतु हैं? एककशेरुक जंतु हैं। पहले याद रखो कि इन्हें हम क्या कहते हैं? एककशेरुक जंतु कहते हैं। इनवर्टिब्रेट हैं ये सारे।
यानी कशेरुक जंतु और अकशेरुक जंतु, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, ये सारे के सारे क्या हैं, इनवर्टिब्रेट है, नॉन कॉर्डेटा है। और आपके पास जो आर्थ्रोपोडा लिखा है, आर्थ्रोपोडा क्या है, एक कीट वर्ग है। याद रखना कि आर्थ्रोपोडा जो होता है वो एक कीट वर्ग है और मक्खी एक कीट होती है, तो इसलिए ये किस संघ से संबंधित है, आर्थ्रोपोडा से, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना है कि अकशेरुक जंतुओं का सबसे बड़ा जो संघ है, कि अकशेरुक जंतुओं का जो सबसे बड़ा संघ माना जाता है या बड़ा संघ आता है, वो कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। और नंबर 2 पे कौन सा आता है, मोलस्का, कि अकशेरुक जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा, अगर पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो दूसरे सबसे बड़ा जो संघ या जो फाइलम है वो हमारे पास कौन सा है, मोलस्कल। और जैसे आपने पढ़ा है घोंगे के बारे में, जैसे आपने पढ़ा है किसके बारे में, ऑक्टोपस के बारे में, तो वो किस में आते हैं, आपके पास मोलस्कल होते हैं। एनिलिडा, एनिलिडा आपके पास कौन सा जंतु संघ है जिसमें आप केंचुआ यानी अर्थवॉर्म, केंचुए के बारे में पढ़ते हो, नंबर 1। नंबर 2 आप जोंक, जोंक के बारे में पढ़ते हो, तो जोंक और केंचुआ किस संघ में आते हैं, एनेलिडा में आते हैं। निमेटोडा, निमेटोडा को हम वैसे एस्केलमिंथीज बोलते हैं, एस्केलमिंथीज। तो यानी एस्केल जो मिंथीज आता है वो हमारे पास कौन सा संघ होता है, निमेटोडा। निमेटोडा को वैसे हम गोल कृमि भी कहते हैं। निमेटोडा हमारे पास राउंड वॉर्म भी आते हैं, इन्हें हम रिंग वॉर्म, यानी आपके पास जो गोल कृमि होते हैं ये क्या कहलाते हैं, रिंग वॉर्म। और दूसरे होते हैं हुक वॉर्म, जिन्हें हम अंकुश कृमि कहते हैं। ये रोग के कारक होते हैं, ये परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं हुक वॉर्म। तो हमारे पास ये थे जंतु के वर्ग जिनके बारे में हमने कुछ बताया। एक क्वेश्चन आता आर्थ्रोपोडा से कि जैसे आप तिलचट्टा पढ़ते हो, कॉकरोच, कॉकरोच किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। एक आती है प्रॉन फिश, यानी यहां से क्वेश्चन बनता है किसका, प्रॉन फिश का। यानी जो प्रॉन फिश होती है वो क्या होती है, प्रॉन फिश को हम झींगा बोलते हैं। याद रखना प्यारे बच्चों कि प्रॉन जो फिश होती है वो झींगा और पीछे लिखा जाता है मछली। तो याद रखना झींगा मछली किस संघ का जंतु है, तो वो आपका आर्थ्रोपोडा है, ना कि एक मछली। तो झींगा एक कीट है, समुद्री कीट या जलीय कीट कह सकते हो। ये आपका कीट है जो किस में चलता है, जल में रहता है। तो जलीय कीट है प्यारे बच्चों आपका एक झींगा मछली, प्रॉन फिश, आर्थ्रोपोडा के संघ में आती है। दूसरा केंचुए और हिरुडिना के बारे में भी पूछा जाता है कि जो केंचुआ है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वैसे अर्थवॉर्म। और अर्थवॉर्म जो है वो आपके पास पाला जाता है तो उसे बोलते हैं वर्मी कल्चर, कि इसकी जो खेती की जाती है, इसका जो पालन किया जाता है उसे वर्मी कल्चर। इससे जो खाद मिलती है उसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, कि जो केंचुए से खाद मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट। और ऑस्ट्रेलियन जो केंचुए है वो बड़े फेमस हैं पालने में। आगे आती है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सरे के शोधक कौन थे, यानी हु इज द डिस्कवरर ऑफ एक्सरे, यानी एक्सरे का खोजकर्ता कौन है। यानी एक्सरे आपकी क्या है, किरण है, पहले तो ये याद रखो। कौन से स्पेक्ट्रम से जुड़ी हुई है, तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम से जुड़ी हुई है। यानी जो आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम है उसमें एक जगह आती है एक्सरे। अब एक्सरे का शोधक या खोजकर्ता कौन है, याद कैसे रखोगे कि दुनिया में एक्सपायर होने के बाद, दुनिया में एक्सपायर होने के बाद उसके जो पीछे वाले उसे चाहने वाले होते हैं वो रोते हैं, रोते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, रोंटजन। यानी रोंटजन आपके पास डिस्कवरर माना जाता है किसका, एक्सरे का। अब बात आती है कि रदरफोर्ड की डिस्कवरी क्या है। रदरफोर्ड ने एक तो परमाणु का परकिरणन मॉडल दिया था, नंबर 1 परमाणु का परकिरणन मॉडल, यानी परकिरणन जो नमूना बनाया था, परमाणु का परकिरणन नमूना, यानी मॉडल ऑफ एटम एज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
तो स्कैटरिंग जो मॉडल था परमाणु का वो दिया था रुदरफोर्ड ने। यहां से उन्होंने ये बताया कि परमाणु के बिल्कुल सेंटर पे एक संघनित वस्तु बैठी है जिसमें उसका सारा द्रव्यमान समाहित है, उसे उसने नाम दिया न्यूक्लियस। तो नाभिक का खोजकर्ता, न्यूक्लियस का खोजकर्ता भी हमारे पास कौन है? रुदरफोर्ड। इसके अलावा इस न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन पार्टिकल यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, धन आवेश वाले कण, उनका भी नाम, प्रोटॉन जो नाम रखा है वो किसने रखा है? रुदरफोर्ड ने रखा है। और प्रोटॉन की जो खोज आ जाए कि प्रोटॉन के नामांकन की बात, इसका जो नोमेनक्लेचर किया है वो रदरफोर्ड है, लेकिन खोज बात आए तो आंसर क्या है अपने पास? गोल्डस्टीन। यानी इसकी जो खोज की है वो किसने की है? गोल्डस्टीन ने की है। और माइकल फैराडे आपके पास, आप अच्छे से जानते हो कि जिस आप विद्युत का लुप्त ले रहे हो, एसी और पंखे के नीचे मस्ती करते हो, आज जिस एनर्जी को हम सबसे अच्छी एनर्जी मानते हैं, नॉन पॉल्यूटेड एनर्जी है, वो माइकल फैराडे ने दी है, चुंबकीय प्रेरण से दी थी, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। यानी उन्होंने किसके आधार पर इसकी खोज की थी? चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण से विद्युत जनन किया था, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक की खोज। तो विद्युत की जो खोज है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, वो किसने की थी? माइकल फैराडे। हेनरिक हर्ट्ज एक EMW के खोजकर्ता हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आने वाली जो माइक्रोवेव है या जिन्हें हम शॉर्ट रेडियो वेव कहते हैं, लघु तरंग दैर्घ्य का खोजकर्ता कौन आता है? हेनरिक हर्ट्ज आता है। तो ये थे क्राइटेरियन क्वेश्चन इससे जुड़े हुए प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपको दर्शन करवा दिए जाते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक होती क्या है। यंग प्रत्यास्थता का अर्थ होता है प्यारे बच्चों यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिनोट किया जाता है किससे? आपके पास Y से। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिनोट किससे किया जाता है? Y से। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी क्या प्यारे बच्चों? इसे हम डिनोट करते हैं एक सिंपल जनरेशन में स्ट्रेस बाय क्या लिखा जाता है? स्ट्रेन। यानी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की कंडीशन होती है, स्ट्रेन की कोई इकाई नहीं होती, याद रखो। Y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आएगा। यानी आपके पास जो अभिलंब स्ट्रेस है या अभिलंब स्ट्रेन है, ऐसे है नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन, या आपके पास लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, ऐसा दिया होगा। लेकिन हमें सिर्फ इतना पढ़ना था कि ये है क्या। तो स्ट्रेस याद रखो, स्ट्रेन याद रखो। स्ट्रेस क्या होता है? प्रतिबल। ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये होती है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ से लेंथ की यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी, यूनिट बचेगी फोर्स और किसकी? एरिया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सेकंड। कैसे? यूनिट आएगी इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये इसकी क्या है? यूनिट है किसकी? यंग प्रत्यास्थता गुणांक की। न्यूटन आपको पता है इकाई किसकी होती है? आपके पास फोर्स की। और बाकी दो ऑप्शन ऐसे लिए जाएंगे जो किसी यूनिट से बिलोंग ना करते हो। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास? देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है कि किसी गतिमान वस्तु की गति अगर हम 2 गुनी कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। यानी आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो गति है वो दुगनी हो जाए, यानी वेलोसिटी को क्या किया जा रहा है? डबल किया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, पूछा किसके बारे में जाता है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला लिख दीजिए आप पहले। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब आपसे पूछता है और क्या कहता है, आपको वो ध्यान देना है। बात इसने कही है सिर्फ गति की, तो हम गति को फोकस करेंगे, बाकी चीजों को काट देंगे। तो 1/2 और m उड़ा दीजिए, आपके पास क्या बचा? सिर्फ v², क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ किससे जोड़ा है? गति यानी वेलोसिटी से जोड़ा है। तो वेलोसिटी देखो कितने गुणा की है उसने?
2 टाइम तो दुआ लिखें, 2 टाइम का मतलब दुआ, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहां भी स्क्वायर कीजिए। आंसर क्या है आपका 4, तो आपका आंसर क्या है 4 टाइम, यानी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, चौगुनी, यानी 4 गुना आपकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे वो सिंपली कहता है, आप बैक भी चल सकते हो कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाए तो उसका वेग कितना होगा। यानी आपके पास किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाए तो आप कमेंट में बताओगे कि उसकी वेलोसिटी हमें कितने टाइम करनी होगी। यानी आपके पास ये क्वेश्चन टैग है प्यारे बच्चों कि किसी वस्तु की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 9 टाइम हो जाए तो उसकी वेलोसिटी फॉर्मर वेलोसिटी से कितनी होगी, या उसकी वेलोसिटी कितने गुणा की जाएगी, पहले से कितने गुणा की जाएगी, ये याद रखना आपको। तो आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बोरेक्स बनाया जाता है किससे। तो बोरेक्स किससे बनाया जाता है, कि बोरेक्स आपके पास है क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज बोरेक्स। बोरेक्स आपके पास सुहागा है। बोरेक्स क्या है प्यारे बच्चों, बोरेक्स आपके पास सुहागा होता है। सुहागे का अर्थ क्या है कि ये केमिकल कंपाउंड है कि इसको हम बनाते किससे हैं, तो सुहागे को बनाने के लिए यूज किया जाता है किसका, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन पहले हम बताते हैं कि बोरेक्स क्या है, कि बोरेक्स आपके पास क्या है, सुहागा। कि जब खेत में सुहागा लगाया जाता है, ट्रैक्टर से लेवलर लगाया जाता है, तो उसके ऊपर बोरी रखी जाती है मिट्टी की भरकर, तो इसीलिए सुहागा क्या है, एक बोरेक्स है। दूसरा कि जब सुहागा लगाते हैं और बोरी पे बैठ के लगाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, काले पीले, सारा सौदा काला हो जाता है, तो इसका अर्थ क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब आपको याद रखना है कि इस सुहागे का सूत्र क्या होता है। इस सुहागे का सूत्र होता है Na2B4O7 और साथ में लिखा जाता है 10H2O। ये सूत्र होता है प्यारे बच्चों किसका, बोरेक्स का, यानी डाई सोडियम टेट्राबोरेट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, डाई सोडियम, और फिर लिखा जाता है आपके पास टेट्राबोरेट। यानी हमारे पास ये फॉर्मूला होता है किसका, बोरेक्स का। नाम क्या है इसका, डाई सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेटेड, क्या बोलते हैं इसे, डेकाहाइड्रेटेड। ये हमारे पास नाम होता है प्यारे बच्चों किसका, इस बोरेक्स का। दूसरी चीज, बनाया किससे जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपके पास क्या होता है, Na2 और क्या होता है, CO3। और इसी सोडियम कार्बोनेट को अगर हम यूं लिख दें तो ये एक नई चीज बन जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। अगर इसके साथ 10 मॉलिक्यूल पानी के और जोड़ दें हम तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा, यानी धावन सोडा। तो आपके पास जो सोडियम कार्बोनेट है उसके साथ अगर 10 जल के अणु, 10 वाटर मॉलिक्यूल और आ जाएं तो वो किस में बदल जाएगा, आपके वॉशिंग सोडे में। और एक आपके पास पड़ा है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्या चीज है प्यारे बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास क्या कहा जाता है, आपका मीठा सोडा। इसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं और इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। मीठा सोडा या आपने नाम सुना होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग जो सोडा है ये आपके पास क्या कहलाता है, मीठा सोडा। और इसी बेकिंग सोडे के अलावा एक क्वेश्चन आता है बेकिंग पाउडर का। तो बेकिंग सोडे और बेकिंग पाउडर में फर्क है प्यारे बच्चों। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट कह सकते हो। ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, मीठे सोडे या बेकिंग सोडे का। अब बात आती है ब्राइन क्या है। तो ब्राइन क्या होती है प्यारे बच्चों, कि जैसे आपने कभी टेबल पे बैठ के खाना खाया है और किसी ने नमक ज्यादा डाल दिया तो आप कहते हो कि मेरे खाने की बुरा कर दी। तो यानी बुरा की गई है तो वो किससे की गई है, नमक से। तो नमक का अत्यधिक सांद्रित विलयन, तो नमक का जल के साथ सांद्रण विलयन, नमक का
जल के साथ जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है या जो सांद्रण विलयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्राइन कहते हैं, याद रखना। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साधारण नमक भी क्या होता है, तो साधारण नमक को आप क्या लिखते हैं, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, यानी गांधी जी के डांडी मार्च से कौन सा रासायन जुड़ा है, तो वो साधारण नमक है और वो क्या आपका सोडियम है क्लोराइड। इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं प्यारे बच्चों। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आवेशित खोखले गोले, यानी आवेशित खोखला गोला बनाइए आप पहले। ये आपके पास एक गोला है और इसके ऊपर आवेश है, खोखला है, तो इसका अर्थ है प्यारे बच्चों इसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा। जैसे आपको हिदायत दी जाती है कि बारिश आ रही है और बादलों से क्या है लगातार बिजली कड़क रही है, तब आपको हिदायत दी जाती है कि आप गाड़ी के अंदर शीशे चढ़ाकर खिड़कियां बंद कर कर बैठ जाएं या ऐसी जगह जाएं जहां पर सभी चीजें बंद और खुला हो, तो वो खोखला है। खोखला है तो अंदर इसके आवेश क्या होता है, शून्य। खोखले गोले में कभी भी आपसे पूछे तो चार्ज कितना होगा, 0। जब खोखले गोले के अंदर की बात करता है तो अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, जब आवेश ही नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण कैसे लिखा जाता है, E = 1/4πε0 Q/r²। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पर किसी चार्ज के कारण, लेकिन चार्ज कितना हो चुका है 0, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा आपका 0। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, बी। ये आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की इकाई भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होती है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और वैसे फॉर्मूला मैथमेटिकली ओरिजिनलिटी में। तो फोर्स किस में लिखा जाता है, न्यूटन में, और चार्ज लिखा जाता है कूलम में, तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे अब क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, कि जो रेडियोधर्मिता की खोज की है, रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की है, यानी आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, रेडियो एक्टिविटी, कि रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की है वो किसने की है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके नाम जाती है, हेनरी बैकुरल के नाम जाती है। दूसरी चीज, जो प्रथम रेडियो सक्रिय तत्व खोजा वो किसने खोजा, मैडम है क्यूरी ने। तो प्रथम रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम, यानी प्रथम रेडियो सक्रिय यानी फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो प्रथम रेडियो सक्रिय तत्व जो खोजा गया वो किसके द्वारा खोजा गया था, वो आपका मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी के द्वारा खोजा गया था। यानी दंपति थे, दंपति जोड़ा था, हस्बैंड एंड वाइफ। कौन कौन है, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। इन्होंने किसकी खोज की थी, रेडियम। तो रेडियम की खोज की थी इन्होंने। इसके अलावा ऐसा रेडियो सक्रिय तत्व जो आज की दुनिया के लिए आशा धातु माना जाता है, वो एक रेडियो सक्रिय तत्व है। कि रेडियो सक्रिय तत्व जो आज के समय क्या माना जाता है, आशा धातु यानी हॉप मेटल। तो वो रेडियो सक्रिय तत्व जो आज की दुनिया में किस नाम से जाना जाता है, हॉप मेटल। हॉप का मतलब है आशा और मेटल का मतलब है धातु, यानी कौन सा ऐसा तत्व है जिसे हम आशा धातु कहते हैं। आशा धातु का अर्थ है कि आने वाले समय में ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा, खास ऊर्जा जो एक वेल डेवलप्ड कंट्री की होती है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है। और इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर सिस्टम का, एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट का, जिसमें इस्तेमाल क्या किया जाएगा, रेडियो सक्रिय एलिमेंट। और वो रेडियो सक्रिय एलिमेंट कौन सा यूज होगा सबसे ज्यादा, यूरेनियम। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। कि यूरेनियम का एक एटॉमिक मास यूनिट अगर यूज हो, कि 1 एटॉमिक मास यूनिट से कितनी एनर्जी जनरेट करता है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करता है प्यारे बच्चों।
कि यूरेनियम का एक एएमयू अगर हम यूज करें तो ये कितनी एनर्जी दे सकता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आपके पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है आपके पास 931 गुणा 10 की पावर 6 और क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितने होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन और इनटू में एक वोल्ट, दोनों से मिलकर बना है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी है, वैसे ऊर्जा की है, ये कार्य है। ठीक है, कैसे किया जाएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख लीजिए पहले, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, और वोल्ट का मतलब एक वोल्ट है, तो कूलम इंटू में वोल्ट मिलकर क्या देंगे, जूल। तो 1.6 10 टू द पावर -19 जूल किसके बराबर होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं। यानी जितना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पर उतने ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होते हैं, जूल होते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, माइकल फैराडे का भी हमने जिक्र किया था। आगे अब आता है प्यारे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि दवा कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है। कि जो आप दवाइयां खाते हो और जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो किसका बना होता है, कि सेलुलोज का, स्टार्च का, ग्लूकोज का और ग्लाइकोजन का। ये सारे के सारे वैसे हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। पहले तो ये याद रखो, क्योंकि हम जो भी कैप्सूल का आवरण बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट से बनाएंगे। और कार्बोहाइड्रेट ऐसा लेंगे जो आपके शरीर में पच सकता है। देखो ये तो तुम्हारे शरीर में ऑटोमेटिक लीवर पैदा करता है, ये तुम्हारी एनर्जी का जरिया बनता है, जो खाया पिया उससे टूटकर जो कोशिका को मिलेगा वो ग्लूकोज आएगा। सेलुलोज तुम पचा नहीं सकते क्योंकि सेलुलोज एंजाइम तुम्हारे अंदर सेक्रेट नहीं होते, तो इसलिए तुम सेलुलोज नहीं पचा सकते। तो आपका ऑप्शन क्या होता है, स्टार्च। यानी जो आपके कार्बोहाइड्रेट का रूप कैप्सूल का आवरण बनाने में यूज होता है वो कौन सा होता है, स्टार्च। स्टार्च आपके पास, ये स्टार्च जो है ये पादप स्टार्च यूज होती है। आपके पास स्टार्च भी कौन सी यूज होती है, पादप स्टार्च। और इसके लिए खास तौर पर किस स्टार्च का इस्तेमाल होता है, जो आपकी धान की स्टार्च होती है, राइस स्टार्च। यानी धान से मिलने वाली जो स्टार्च है, राइस जो स्टार्च है, उसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, कैप्सूल के आवरण के लिए, तभी अंदर जाकर पाचित हो जाती है। दूसरी चीज है ग्लूकोज। ग्लूकोज को आप अच्छे से जानते हो, ये क्या है, C6H12O6। ये आपके पास एक तरह से मोनोसैक्राइड है। ये आपके पास क्या है, मोनोसैक्राइड है। तो ये आपके पास मोनोसैक्राइड है। मोनोसैक्राइड का अर्थ है जो आगे टूटेगी तो नया ही उत्पाद देगी, वो और कार्बोहाइड्रेट इकाइयां पैदा नहीं करेगी। किसके चलते, इन मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड में। और जो स्टार्च और सेल्यूलोज और जो ग्लाइकोजन है, ये तीनों आपके पास क्या हैं, ये तीनों के तीनों पॉलीसैक्राइड हैं। ये तीनों के तीनों आपके पास क्या हैं, पॉलीसैक्राइड। यानी टूटने के बाद 10 या 10 से ज्यादा क्या दे, मोनोसैक्राइड दे, वो क्या होते हैं, आपके पॉलीसैक्राइड। फिर बात आती है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहां पैदा होता है प्यारे बच्चों, ये ग्लाइकोजन आपके शरीर में पैदा होता है या जंतुओं में, इसे हम प्राणी स्टार्च कहते हैं। यानी जो ग्लाइकोजन है वो आपके पास क्या होता है, एनिमल स्टार्च होता है। यानी ग्लाइकोजन एक तरह से एनिमल स्टार्च कहा जाता है। और इस ग्लाइकोजन का तुम्हारे शरीर में जो निर्माण है वो कौन सा अंग या कौन सी ग्रंथि करती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका जो निर्माण है वो ग्रंथि या अंग जो है वो आपका यकृत है। कैसे याद रखोगे, कि गले जो लगाते हैं, गले जो लगाते हैं तो ग्लाइकोजन, और गले जो लगाते हैं वो लोग लगाते हैं जो आपसे लव करते हैं। लव करने का अर्थ क्या है, लीवर। यानी ग्लाइकोजन कौन बनाता है, आपका लीवर बनाता है। अब बात आती है कि लीवर में जो ग्लाइकोजन बनता है वो किसकी सहायता से बनता है, ये भी आप याद रखेंगे। ग्लाइकोजन आपका हार्मोन के द्वारा परिवर्तित होता है। और किससे होता है, रक्त में जो ग्लूकोज आपका बच चुका है और जिससे आपको एनर्जी नहीं चाहिए, कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को किसमें बदलना है, ग्लाइकोजन में। कि ग्लूकोज से बदलाव होता है कहां, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन एक आपका पॉलीसैक्राइड है,
जिसे हम प्राणी स्टार्च कहते हैं। बना कौन रहा है? यकृत, लिवर, और किसकी सहायता से बना रहा है ये भी याद रखोगे, हार्मोन। और ये जो हार्मोन है आपका कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन और दूसरा सहयोगी कौन होता है? ग्लूकेगॉन। और ये जो प्रोसेस होती है इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोसिस। इसका नाम क्या है? कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, तो इसका नाम होता है ग्लाइकोजिनोसिस। यानी ग्लाइकोजिनोसिस वो प्रोसेस होती है जो लीवर में होती है, और लीवर में क्या करती है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है। अब याद रखोगे इंसुलिन हार्मोन कहां से आता है? ये आपका अग्नाशय से आता है, पैंक्रियाज से आता है। और पैंक्रियाज में कहां से आता है? लैंगरहैंस द्वीप सेल। और लैंगरहैंस द्वीप सेल कौन सी? ये भी याद रखोगे कि लैंगरहैंस द्वीपिकाएं, कि लैंगरहैंस द्वीपिकाएं। और लैंगरहैंस द्वीपिकाएं कौन सी होती है प्यारे बच्चों? बीटा कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाओं से आता है? बीटा सेल से आता है। यानी ये आपके पास क्राइटेरिया था प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में बचे खुचे आवरण का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अर्थवॉर्म किस संघ का प्राणी है? कि जो अर्थवॉर्म है वो क्या है आपके पास? थोड़ी देर पहले बताया था, केंचुआ। आपके पास अर्थवॉर्म जो है वो आपके पास क्या है? केंचुआ है। अब केंचुआ आपके पास किस संघ का प्राणी आता है? एनिलिडा। केंचुआ जो है वो किससे है? एनिलिडा। मोलस्का का बताया था, आर्थ्रोपोडा। एकाइनोडर्मेटा जिनके साथ नाम लिखा होता है फिदर स्टार, ब्रिडल स्टार, ऐसे स्टार आ जाएं वो किस में आते हैं? एकाइनोडर्मेटा में आते हैं। तो आपका केंचुआ किससे संबंधित है? एनिलिडा। और केंचुए से बनने वाली खाद और केंचुए की जो खेती है वो हमने बताई थी, पालना क्या कहलाता है? आपके पास वर्मी कल्चर। कंपोस्ट जो मिलती है वो वर्मी कंपोस्ट। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने जो बायोलॉजी में ग्रंथियां बताई है उसमें इन दोनों ग्रंथियों के बारे में अच्छे से बताया है कि एक ऐसी ग्रंथि जो बहिर्स्त्रावी है और अंतःस्त्रावी है, वैसे इसको हम मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि है, पीले रंग की ग्रंथि है मानव शरीर में, और जो आपकी अमाशय के नीचे और आपके ग्रहणी में लिपटी होती है, छोटी आंत की ग्रहणी के साथ लिपटी होती है, और जिससे डक्ट बनती है वो किसके साथ बनती है? आपकी लीवर के जो बाइल डक्ट से। अब उसका नाम क्या है? अग्नाशय, पैंक्रियाज। कि बहिर्स्त्रावी भी है और अंतःस्त्रावी। बहिर्स्त्रावी का अर्थ कि जो स्त्रावण किसका करता है? नलिकाओं युक्त होती है, यानी जो डक्ट विद डक्ट होती है उसे नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। और जो नलिका युक्त होती है ये किसका स्त्रावण करती है? एंजाइम का। कि जो नलिका युक्त होती है ये ग्रंथियां किसका स्त्रावण करती हैं? एंजाइम का। और जो अंतःस्त्रावी होती है ये नलिका रहित होती है, डक्टलेस होती है। ये क्या होती है? नलिका रहित होती है, डक्टलेस होती है, और ये स्त्रावण रक्त में सीधा किसका करती है? हार्मोन का। तो इस तरीके से याद रखोगे प्यारे बच्चों कि बहिर्स्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार की कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित भी है, और जिसका नाम क्या है? पैंक्रियाज, आपकी अग्नाशय। ज्यादातर पूछे यकृत कैसी है, तो यकृत आपकी एक्सोक्रीन है मोस्टली, यानी आपकी एक्सोक्रीन का अर्थ है बहिर्स्त्रावी है। मास्टर ग्रंथि के बारे में भी मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपके शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है इसे हम ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। यानी मास्टर जो ग्रंथि है आपके शरीर की, वो मास्टर ग्रंथि आपकी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपकी कौन सी कहलाती है? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड के अलावा इसे हम ऑर्केस्ट्रा भी बोलते हैं, यानी इसे हम ऑर्केस्ट्रा भी बोलते हैं। ऑर्केस्ट्रा नाम थोड़ा चेंज करो, ऑर्केस्ट्रा। यानी हमारे पास ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ऑर्केस्ट्रा ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। यानी एंडोक्राइन जो तंत्र है उसका ऑर्केस्ट्रा भी किसे कहा जाता है? इस मास्टर ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। लार ग्रंथियां भी हमने पढ़ी थी कि लार ग्रंथियां वैसे कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों? मुख्य होती है 3।
एक याद रखना ओरल कैविटी में भी होती है, उसे नाम दिया जाता है एबेनर। एबेनर जो है, एबेनर जो ग्लैंड है, एबेनर जो ग्रंथि है, ये कैसी ग्रंथि है? ये भी एक लार ग्रंथि है। वैसे तीन जो मुख्य पड़ते हैं मुख वाली, वो कौन कौन सी होती है? पहले नंबर आपकी आती है सबलिंगुअल, पहली कौन सी है? सबलिंगुअल। और दूसरी कौन सी है? सब मैक्सिलरी। दूसरी कौन सी है? सब मैक्सिलरी। और तीसरी आपके पास कौन सी है? पैरोटिड। यानी ये आपके पास तीन ग्रंथियां हैं। सबसे छोटी होती है सबलिंगुअल, ये क्या होती है? सबसे छोटी होती है। और सबसे छोटी के साथ ये जीवा के पास पाई जाती है, जीवा ग्रंथि या जीवा लार ग्रंथि, और इसे अधोहनु कहते हैं, अधोजीवा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अधोजीवा। और जो जबड़े की मैग्जिला अस्थि के साथ पाई जाती है, तो ये जबड़े से संलग्नित है, जबड़े की मैग्जिला अस्थि के साथ, यानी जबड़े की मैग्जिला अस्थि के साथ जो ग्लैंड्स होती है वो कौन सी होती है? सब मैग्जिलरी। और इन्हें हम कहते हैं कर्णपुरव। कर्णपुरव का अर्थ है कान से संलग्नित जो लार ग्रंथियां हैं, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ये क्या है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो आपके पास कौन सी है? पैरोटिड है। तो ये आपके पास आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो बच्चा नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।